गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। एंड आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए पीडियाट्रिक का न्यू टॉपिक एंड टॉपिक इज सीजर। सो लेट्स वी स्टार्ट। और सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि एक्चुअली में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीजर, कि सीजर का मतलब क्या होता है। अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन और अनकंट्रोल नर्व फायरिंग इन द ब्रेन दैट चेंज द चाइल्ड्स मूवमेंट अवेयरनेस अटेंशन एंड थॉट्स, कि अचानक से ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ चुकी है, अनकंट्रोल्ड हो चुकी है, यानी कि कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ब्रेन। ब्रेन अचानक से नर्व कंडक्शन जो पावर है वो बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा स्पीडली और अमाउंट के अंदर नर्व कंडक्शन हो रहा है ब्रेन के अंदर। तो इस कंडीशन को क्या बोल देंगे, सीजर बोलते हैं। अगर ये शॉर्ट टाइम तक हो रहा है तो सीजर बोलते हैं। अगर यही अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो चुकी है ब्रेन की, या नर्व फायरिंग हो रही है अनकंट्रोल रैपिडली, और वो लॉन्ग टर्म तक चलता है, यानी कि रिकरेंट सीजर हो रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं। एंड एक नेक्स्ट टर्म हो रही है कन्वर्जन। कन्वर्जन एक टाइप का सीजर का ही टाइप है, हम सीजर को ही बोल सकते हैं। सीजर की वजह से कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन के अंदर मेनली रूप से क्या होता है कि मसल्स का एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने लगता है और जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलते हैं लिम्स के अंदर, हैंड और फीट्स के अंदर। तो ये तीन टर्म हो गई, सीजर, एपिलेप्सी और कन्वर्जन। सीजर शॉर्ट टाइम के लिए अगर नर्व इम्पल्स कंडक्टिविटी बढ़ चुकी है, रैपिडली हो चुकी है, तो उसे सीजर बोल देंगे। अगर लॉन्ग टाइम तक सीजर आ रहे हैं तो उसे एपिलेप्सी बोलते हैं। और सीजर की वजह से अगर अब एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है मसल्स का, तो इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, कन्वर्जन बोल देते हैं। ओके। सो अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं और बात करेंगे ईटियोलॉजी की, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सीजर को लीड करते हैं। फर्स्ट वन हो गया इन्फेक्शियस की, वो कौन इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो सकता है, सीजर लीड हो सकता है। इसके अंदर क्या हो गया, ब्रेन एब्सेस हो गया एंड एनसिफिलाइटिस हो गया, ब्रेन का इन्फ्लामेशन, और मैनेंजाइटिस हो गया, यानी कि जो ब्रेन की काउलिंग लेयर है उसका इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि ब्रेन सेल और टिश्यू इन्फेक्शियस की वजह से डेथ होने लगते हैं, और डेथ होने की वजह से अटेम्प्ट जो एक रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ब्रेन अचानक से अपनी एक्टिविटी बढ़ा देता है। तो शॉर्ट टाइम के लिए अगर वो अपनी एक्टिविटी बढ़ा देता है, नर्व कंडक्शन बढ़ा देता है, तो इस कंडीशन को क्या बोल देंगे अपन, सीजर बोल देते हैं। ओके। नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं, न्यूरोलॉजिकल, कि नर्व के अंदर क्या प्रॉब्लम, बर्थ नर्व इंजरी हो सकती है, बर्थ के टाइम पे कोई इंजरी हो गई है किसी नर्व के अंदर, तो ये भी सीजर को लीड कर सकता है। एंड डिजनरेटिव सेरिब्रल, अगर सेरिब्रल के अंदर कोई भी पहले से ही प्रॉब्लम है, डिजनरेटिव डिजीज है, तो वो भी लीड कर सकती है सीजर को। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइड्रोसिफिलस, कि वहाँ पे अगर इंटरनल हेमरेज वगैरह हो चुका है या फिर एनलार्जमेंट हो चुका है आईसीपी बढ़ने की वजह से, तो ये भी क्या कर सकता है, नर्व की जो नॉर्मल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है और नर्व को इरिटेट कर देता है, जिससे कि नर्व की कंडक्टिविटी रैपिडली सडनली बढ़ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे मेटाबॉलिक कॉजेज, की कुछ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से या फिर ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हो सकता है, हाइपोनेट्रिमिया की वजह से, और हाइपोमिया, जैसे आप जानते हैं नर्व कंडक्टिविटी में सबसे मेन रोल किसका होता है, सोडियम और कैल्शियम का होता है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो चुकी है तो ये नर्व कंडक्शन हो नहीं पाओगे सही तरीके से, और अचानक से डिस्टरबेंस होने की वजह से नर्व कंडक्टिविटी बढ़ जाती है रेस्पॉन्स के रिगार्डिंग। जैसे ही कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है किसी भी मेटाबॉलिक सब्सटेंस की, तो अचानक से क्या होगा, रेस्टिंग पीरियड बढ़ जाता है नर्व का। मतलब रेस्टिंग पीरियड इन द सेंस कि नर्व कंडक्शन के लिए तैयार हो रही है, तो अब ज़्यादा देर तक रेस्टिंग पीरियड बढ़ रहा है तो वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी कंडक्टिविटी के लिए, और अचानक से क्या होगा, नर्व कंडक्टिविटी बढ़ा देती है शॉर्ट टाइम के लिए, और इसे क्या बोल देंगे अपन, सीजर बोल देते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट स्टेप पे हम करवाते हैं और नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, ट्रोमेटिक या वेस्कुलर चेंजेस। तो स्ट्रोक हो चुका है, यानी कि ब्लड वेसल्स डैमेज हो चुकी हैं ब्रेन की, तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरनल हेमरेज हो जाएगा। और हेड इंजरी की वजह से भी क्या हो सकता है, सीजर कोज हो सकता है, क्योंकि ये नर्व को क्या करता है, डैमेज करता है, इन्फ्लामेशन कोज करवा सकता है। एंड थर्ड फैक्टर देखते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज, अगर क्रेनियल के अंदर, क्रेनियम के अंदर हेमरेज हो चुका है अंदर ही अंदर, यानी कि स्ट्रोक की वजह से हेमरेज हो चुका है, तो वो कंडीशन भी क्या लीड करेगी, नर्व को इरिटेट करेगी और नर्व कंडक्टिविटी को बढ़ा देती है। नेक्स्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा कि वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाएगी, और डिफेंस के लिए अचानक से शॉर्ट टाइम के लिए अपनी एक्टिविटी बढ़ा देता है नर्व, ब्रेन अपनी एक्टिविटी बढ़ा देगा, और इसी को क्या बोलते हैं, सीजर बोलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं टॉक्सिन्स, कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस अगर किसी ने इंजेक्शन कर लिए, यानी कि इंजेक्शन कर लिए, खा लिए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और ब्रेन ट्यूमर, अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है, यानी कि सेल की ग्रोथ बढ़ चुकी है, तो वो क्या करेगी, वहाँ पे इरिटेशन कराएगी, नर्व को क्या करेगी, इरिटेट करेगी, कंप्रेस करेगी, तो क्या करेगी, नर्व कंडक्टिविटी शॉर्ट टाइम के लिए बढ़ जाएगी और अपने को सीजर देखने को मिलेंगे। ओके।
चलो फिर नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं और टाइप्स की बात कर लेते हैं कि मेनली रूप से कितने टाइप्स के सीजर देखने को मिल सकते हैं। तो मेनली रूप से 3 टाइप के सीजर्स होते हैं। फर्स्ट वन की बात करते हैं, फोकल या पार्शियल सीजर। एंड इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट होगा सिंपल फोकल सीजर एंड सेकंड होगा कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर। अब नेक्स्ट सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं अपन, जनरलाइज सीजर की। और इसके अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं, मेन रूप से 4 टाइप्स के होते हैं जनरलाइज सीजर। पेटिट माल सीजर एंड सेकंड होगा एटोनिक सीजर, थर्ड वन होगा टोनिक क्लोनिक सीजर और फोर्थ वन होगा मायोक्लोनिक सीजर। अब नेक्स्ट और लास्ट थर्ड वन टाइप की बात कर लेते हैं, फेब्राइल सीजर। और इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन होगा सिंपल फेब्राइल, सेकंड वन होगा कॉम्प्लेक्स फेब्राइल। तो 3 टाइप के हो गए, फोकल, जनरलाइज और फेब्राइल। फोकल के 2 टाइप, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फेब्राइल के भी 2 टाइप, सिंपल कॉम्प्लेक्स। और जनरलाइज के 4, पेटिट माल, मायोक्लोनिक, टोनिक क्लोनिक सीजर और एटोनिक सीजर। ओके, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं और 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि एक्चुअली में कौन से टाइप का सीजर क्या होता है और किसकी वजह से होता है, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं अपने को। तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं, फोकल या पार्शियल सीजर। अगर ब्रेन का कोई 1 पार्ट डैमेज हो गया है या सेरिब्रल हेमिस्फीयर का 1 पार्ट के अंदर प्रॉब्लम प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो नर्व इम्पल्स की कंडक्टिविटी की स्पीड बढ़ रही है, उसको क्या बोल देंगे अपन, फोकल या पार्शियल सीजर। नाम से पता चलता है पार्शियल मैंने कि कुछ पार्ट के अंदर प्रॉब्लम है ब्रेन के अंदर। 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन सिंपल फोकल। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें चाइल्ड की कॉन्शियसनेस रिमेन रहती है, यानी कि कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती है। अगर पार्शियल फोकल सीजर आया है किसी बेबी को तो उसकी कॉन्शियसनेस रिमेन रहती है, अनकॉन्शियस नहीं होता है बेबी। एंड नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक देखते हैं, मोटर एक्टिविटी और परसेप्शन क्या होता है, अल्टर्ड हो जाते हैं। मोटर एक्टिविटी इन द सेंस कि उसकी मसल्स एक्टिविटी अल्टर्ड हो जाएंगे, अब नॉर्मल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। और परसेप्शन अच्छी तरीके से, विजुअलाइजेशन में डिस्टर्बेंस हो सकता है, या फिर ऑडिटरी परसेप्शन में भी अल्ट्रेशन आ सकता है, या टचिंग परसेप्शन में भी। ऑल टाइप्स जो भी परसेप्शन होते हैं उनके अंदर अल्ट्रेशन देखने को मिलता है फोकल सीजर के अंदर, सिंपल फोकल के अंदर। नेक्स्ट बात करें कॉम्प्लेक्स फोकल। तो कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत ज़्यादा, तो कंडीशन सीवियर होती है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन का जो कंट्रोल करता है इमोशन और मेमोरी को, जो पार्ट कंट्रोल करता है उसके अंदर अगर नर्व कंडक्टिविटी बढ़ चुकी है, वहाँ पे अगर सीजर देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे ट्रिगर हो रहे हैं, एबनॉर्मल कंटिन्यूस फायरिंग हो रही है नर्व की, जो पार्ट इमोशन और मेमोरी को कंट्रोल करता है। अब ये होगा तो क्या होगा, इमोशन और मेमोरी में अल्ट्रेशन देखने को मिलेंगे, तो उसी से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो अनकॉन्शियसनेस क्या होगी, अल्टर्ड हो जाएगी, जो उसकी कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाएगी, अनकॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है। और इमोशन अल्टर्ड हो जाएंगे, जो भी उसके बेबी दिखेगा तो जगा हुआ ही, थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो चुकी है, जगा हुआ रहता है, बट वो अनयूजुअल बिहेवियर करेगा, लाफिंग करेंगे, क्योंकि उसका इमोशन कंट्रोल करने वाले पार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उसके जो बिहेवियर हैं वो अनयूजुअल होंगे। मन में आएगा तब हंसने लग जाएगा, फिर रोने लग जाएगा। इस टाइप के एबनॉर्मल और अनयूजुअल बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं एक चाइल्ड। नेक्स्ट देखते हैं चाइल्ड में टायर्ड और स्लीपी आफ्टर सीजर कोल्ड पोस्टिकल पीरियड। सीजर जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद बेबी क्या होता है, थक जाता है और स्लीपी, नींद लेने लगता है, और इस पीरियड को क्या बोलते हैं, पोस्टिकल पीरियड बोलते हैं। अब क्यों होता है, क्योंकि सीजर की वजह से रेस्पायरेशन में डिस्टर्बेंस आता है, इस वजह से ऑक्सीजन हाइपोक्सिया की कंडीशन होने की वजह से बेबी स्लीपी कंडीशन में चला जाता है आफ्टर द सीजर के बाद। ओके, चलो फिर नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे अपन, जनरलाइज सीजर। तो नाम से पता चल रहा है जनरलाइज मतलब कंप्लीट, जो कंप्लीट अगर ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल फायरिंग हो रही है नर्व्स इम्पल्स की, तो उसकी वजह से जो सीजर क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं, जनरलाइज सीजर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन की बात कर लेते हैं पेटिट माल सीजर, और इसका दूसरा नाम भी है, इसे एब्सेंट सीजर के नाम से जाना जाता है, यानी कि सीजर एब्सेंस होते हैं, कुछ नॉर्मल अल्ट्रेशन देखने को मिलेंगे, पता नहीं चलेगा कि सीजर आ चुका है, तो नॉर्मल सीजर आ रहा है, मतलब कि साइन सिम्टम भी अच्छी तरीके से शो नहीं हो पा रहे हैं, तो उस सीजर को क्या बोलते हैं, पेटिट माल सीजर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर ब्रीफ चेंज आते हैं कॉन्शियसनेस के अंदर और स्टारिंग के अंदर। स्टारिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को एक नज़र से देखते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, कंटिन्यू देखते जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टारिंग बोलते हैं। और कॉन्शियसनेस और स्टारिंग क्या हो, अल्टर्ड हो जाएगी। हम लॉन्ग टाइम तक अगर किसी को पेटेट माल सीजर है तो लॉन्ग टाइम तक किसी एक ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं देख पाएगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, ठीक है। और थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन आ जाएगा कॉन्शियसनेस के अंदर भी, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, इसलिए इसे एब्सेंट सीजर बोलते हैं। सीजर के कुछ सिम्टम्स ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, माउथ और फेस ट्विचिंग देखने को मिलेगी अगर बेबी के पेटेट माल सीजर हुआ है, तो इस टाइप से आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, या तो मुंह इस टाइप से ओपन हो जाएगा, ट्विचिंग आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से अब मूवमेंट क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाते हैं, और इस टाइप का एक्सप्रेशन
शो करेगा बेबी। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम की बात करें, रेपिडली ब्लिंकिंग ऑफ आई। जो मेन सिम्टम्स दो आते हैं पेटिट माल के अंदर, माउथ या फेस के अंदर ट्विचिंग हो जाएगी और रेपिडली ब्लिंकिंग करेगा आई, बार बार जल्दी जल्दी पलक झपकाएगा बेबी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरेशन कितना होता है पेटिट माल सीजर का। तो मेनली रूप से 15 to 13 सेकेंड यानी 15 से 3 सेकेंड तक ही होता है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। विच एज ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप मेनली रूप से अफेक्टेड होता है पेटिट माल सीजर से, तो वो होगा 4 to 12 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं पेटिट माल सीजर से। ओके, अब नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे अपन एटोनिक सीजर की। नाम से ही पता चल रहा है टोन लॉस हो रही है। टोन का मतलब होता है मसल टोन और टोनिक का मतलब, एटोनिक का मतलब मसल टोन लॉस हो रही है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ड्रॉप अटैक, यानी कि इसमें पेशेंट क्या होता है अचानक से गिर जाता है जैसे सीजर आते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम ड्रॉप अटैक रखा गया है। इसके अंदर क्या होगा, सडनली मसल स्टोन लॉस हो जाएंगी और अचानक से जो चाइल्ड है वो गिर जाएगा स्टैंडिंग पोजीशन से, या फिर अगर लेट भी रहा है या बैठा हुआ है तो उसकी हेड क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, मसल स्टोन लॉस हो जाते हैं। इस कारण इसे ड्रॉप अटैक भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्यूरिंग दिस सीजर द चाइल्ड विल बी लिम्प एंड अनरेस्पॉन्सिव। लिम्प का मतलब यह होता है या तो एनर्जी लेवल लो हो चुका है या फिर स्लोली वॉकिंग कर रहा है, डिफिकल्टी आ रही है चलने में और बहुत धीरे मूवमेंट कर पा रहा है। तो इस सीजर की वजह से क्या होगा, बेबी अच्छी तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी और अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है कुछ टाइम के लिए। थर्ड टाइप की बात करते हैं मायोक्लोनिक सीजर, और इसके अंदर क्या होता है, इट अकर सडन अल्ट्रेशन इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है कि अचानक से अल्ट्रेशन आ जाता है मसल्स का, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेसिंग जो फंक्शन होता है उसके अंदर, और अचानक से जर्की मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, अल्ट्रेशन आ जाता है, जिससे क्या होगा, जो अपने हैंड्स और फिट के अंदर जर्की मूवमेंट देखने को मिलेंगे, मतलब रैपिडली मूवमेंट होने लगेंगे हैंड और फिट के अंदर। और इस अगर किसी के अंदर इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, रैपिडली हैंड और फुट मूवमेंट कर रहे हैं, तो किसको इंडिकेट करता है, मायोक्लोनिक सीजर का, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस है मसल्स की वो क्या हो चुकी है, अल्टर्ड हो चुकी है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करवाते हैं और बात करते हैं दिस सीजर टेंड्स टू अकर। अब ये क्या होता है कि क्लस्टर के अंदर होता है, यानी कि एक बार हो गए फिर हो गए फिर हो गए फिर हो गए, इस तरह से ये क्लस्टर के अंदर होता है, सेवरल टाइम होता है, एक बार हो जाता है फिर थोड़ी देर बाद फिर हो गया, फिर हो जाता है फिर रुक जाता है फिर हो गए। तो ये माइक्रोनिक सीजर क्या होता है, क्लस्टर के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे अपन जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, इट हैज़ ऑल्सो नोन एज, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं ग्रैंड माल सीजर। तो ग्रैंड माल सीजर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर ये क्या होता है, 5 स्टेज के अंदर होता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, पहले एक स्टेज होगी फिर उसके बाद कुछ चेंजेस और देखने को मिलते हैं, फिर अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस टाइप से ये 5 स्टेज के अंदर हो जाके कंप्लीट होता है। और ज़रूरी नहीं है किसी बेबी के अंदर पूरी 5 स्टेज देखने को मिले, ये पहली फर्स्ट स्टेज भी हो सकती है, 2 स्टेज तक भी पहुंच सकता है फिर ठीक हो सकता है, या फिर कंप्लीट 5 स्टेज देखने को मिल सकती हैं। ओके, चलो अब हम फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे, ओरा स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, इसमें चाइल्ड क्या होता है, फीलिंग ऑफ कमिंग सीजर, कि चाइल्ड को फीलिंग आने लगती है कि उसको सीजर आने वाले। तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे लगेगा कि उसको, अगर उसको बैड स्मेल आ रही है, रॉन्ग परसेप्शन हो रहा है, डिजीजनेस हो रही है, रेस्टलेस, अगर ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ये किसको इंडिकेट करता है, सीजर आने की संभावना है, फीलिंग ऑफ कमिंग सीजर। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, ओरा स्टेज। और ये फर्स्ट स्टेज होती है, सबसे पहले फीलिंग आने लग जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है, यानी कि सीजर आने वाले हैं। अगर बैड स्मेल आ रही है, रॉन्ग परसेप्शन हो रहा है, डिजीजनेस और रेस्टलेसनेस फील कर रहा है बेबी, तो मतलब उसको सीजर आने की 100% चांसेस हैं। और नेक्स्ट स्टेप उसके बाद अनकॉन्शियस स्टेज आ जाती है, सीजर आ जाते हैं उसको और अनकॉन्शियस हो जाएगा और फ्लोर के ऊपर गिर जाएगा, फर्श के ऊपर गिर जाता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद टोनिक स्टेज आती है। इसमें क्या होता है, टोन मतलब बढ़ जाती है। टोन का मतलब क्या होता है, मसल स्टोन। अब टोनिक स्टेज में तो मसल स्टोन बढ़ रही है, और ये कितने टाइम तक होता है, 10 से 20 सेकेंड तक होता है। इन दिस प्रेजेंट फॉलोइंग सिम्टम्स, कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे जो इंडिकेट करेंगे कि टोनिक स्टेज के अंदर पहुंच सका है एक चाइल्ड। मसल स्टोन बढ़ जाएंगी, हैंड क्लिंच हो जाएंगे, उसके मुट्ठी वगैरह भिज जाएंगे और क्लिंच्ड हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे मसल स्टोन बढ़ने की वजह से, और जा वगैरह फिक्स हो जाएंगे, यानी कि उसके जबड़े भिज जाएंगे, मुंह खोल नहीं पाएगा, और मसल रिजिडिटी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट ओपिस्थोटोनस देखने को मिलता है, यानी कि बॉडी स्पाज्म हो जाएंगे, बिल्कुल क्या हो जाएगा, बेबी सिकुड़ जाएगा। अगर इस टाइप के तीनों सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो दैट इंडिकेट द टोनिक स्टेज। और ये किसकी स्टेज है, जो ग्रांड माल सीजर है उसकी थर्ड स्टेज होती है टोनिक स्टेज। ओके, नेक्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं क्लोनिक स्टेज। इसके अंदर क्या होता है कि जो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसके अंदर अल्ट्रेशन आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर अल्ट्रेशन आ जाता है। और कौन कौन सी चीज़ें अपने को शो होंगी,
तो ये 30 सेकेंड तक के लिए होता है। ओके, एंड इसके अंदर जर्की मूवमेंट देखने को मिल लेते हैं और रिस्क होता है कि बेबी टंग बाइट कर सकते हैं, तो उसके मूवमेंट वगैरह को, उसके आसपास की चीज़ों को हटा देना चाहिए ताकि वो अपने को इंजरी ना पहुंचा ले, अपने आप को हार्म ना कर ले। ठीक है, क्लोनिक स्टेज के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस अल्टर्ड हो जाती है और लगभग ये 30 सेकेंड तक होता है, उसके बाद अपने आप ये स्टॉप हो जाती है और जर्की मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं तो इंडिकेट करेगा दैट इज़ द क्लोनिक स्टेज। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करवाते हैं और फिफ्थ स्टेज की बात कर रहे थे, पोस्ट इक्टल स्टेज। ये क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिकवरी स्टेज। ठीक है, ये रिकवरी और लास्ट स्टेज होती है। जैसे ये पूरी चीज़ें हो जाएंगी, पहले बेबी को फीलिंग आएगी, उसके बाद अनकॉन्शियस हो जाएगा, गिर जाएगा, उसके बाद उसके मसल टोन बढ़ने की वजह से बेबी सिकुड़ जाएगा और जॉ वगैरह क्लोज हो जाती है, एंड उसके बाद क्लोनिक स्टेज आ जाती है, मसल्स के अंदर एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने लग जाता है और जर्की मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अब लास्ट स्टेज आएगी, फिर क्या होगा, रिकवरी स्टेज में आ जाएगा, धीरे 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 ठीक होने लगते हैं। तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ड्रोलिंग हो रही, मतलब सैलाइवा ड्रेनेज होने लगता है, अपने आप सैलाइवा मुंह से निकलने लगता है, और एमनेजिया शॉर्ट टाइम के लिए मेमोरी लॉस हो जाएगी, उसको कुछ याद नहीं रहेगा वो कहाँ पे है, कौन है, उसके आसपास कौन कौन है, उसके मम्मी पापा सब किसी को नहीं पहचान पाएगा वो, और कन्फ्यूजन और डिसोरिएंटेशन होगा क्योंकि रेस्पिरेटरी वगैरह अल्ट्रेशन आ जाते हैं और इस वजह से कन्फ्यूजन और डिसोरिएंटेशन भी देखने को मिलता है। ये रिकवरी स्टेज होते हैं, उसके बाद सीजर स्टॉप हो जाते हैं और बेबी क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। लास्ट और थर्ड टाइप की बात करें, फेब्राइल सीजर। और फेब्राइल सीजर क्यों होता है, क्योंकि ये ड्यू टू फीवर और इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से बॉडी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है या फीवर हो चुका है, उस कंडीशन की वजह से अगर सीजर क्रिएट होते हैं यानी सीजर देखने को मिलते हैं, तो उस सीजर को क्या बोलते हैं, फेब्राइल सीजर बोलते हैं। ओके, मैकेनिज्म क्या होता है इसमें, कैसे ये लीड करता है फीवर या इन्फेक्शन सीजर को, तो इसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है फीवर की वजह से, फीवर में, और इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के नंबर्स बढ़ने की वजह से डब्ल्यूबीसी एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं साइटोकाइनेज, और ये जाके क्या करेगा, नर्व को एक्साइटेबल कर देगा, नर्व की एक्साइटेबिलिटी पावर को बढ़ा देते हैं और क्या देखने को मिलते हैं, अपने को सीजर बोल देखने को मिलेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका ड्यूरेशन या फिर जो भी एज ग्रुप, कौन कौन सा मोस्टली रूप से एज ग्रुप अफेक्ट होता है इसकी वजह से। तो 6 मंथ से 5 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर मोस्टली रूप से फेब्राइल सीजर देखने को मिल सकता है, अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ चुका है तो। ओके, नेक्स्ट पे देख लेते हैं, अब टाइप्स देख लेते हैं फेब्राइल सीजर के। तो 2 होते हैं इसके मेन रूप से, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल फेब्राइल और कॉम्प्लेक्स फेब्राइल। अब बात कर लेते हैं सिंपल फेब्राइल की। तो सिंपल फेब्राइल क्या होता है, इट अकर्स लास्ट फॉर लेस देन 15 मिनट, ये 15 मिनट से कम टाइम के लिए देखने को मिलता है। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, ये कंप्लीट ब्रेन को अफेक्ट करता है, यानी कि कंप्लीट ब्रेन अफेक्ट रहता है इसके अंदर। इट डोंट रिपीट, ये रिपीट नहीं होता है 24 घंटे, एक बार आ जाएगा उसके बाद ठीक हो जाता है, वापस से रिपीट नहीं होगा। अब कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर की बात कर लेते हैं, ये 15 मिनट से ज़्यादा देर तक सीजर देखने को मिलते हैं कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर के अंदर, एंड अफेक्ट इसमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट अफेक्ट होने की वजह से सीजर क्रिएट होते हैं और ये रिपीटेड होता रहता है, 24 घंटे के अंदर वापस से रिपीट हो सकता है, चांसेस होते हैं कि वापस से रिपीट होने के कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर के। क्लियर, अब हम इसके साइन सिम्टम की देख लेते हैं कि फेब्राइल जो सीजर होता है उसके अंदर कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ताकि अपन आइडेंटिफाई कर पाएँ कि फेब्राइल सीजर हुआ है या फिर अलग टाइप के कोई सीजर हो रहा है। स्टिफनेस देखने को मिलता है, बॉडी स्टिफ हो जाएगी, जर्की मूवमेंट देखने को मिलेंगे, एंड लास्ट वन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये मेन 3 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, स्टिफनेस हो जाएगा, जर्की मूवमेंट और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब किसी को फेब्राइल सीजर हो चुका है तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे उस बेबी को, तो उसको क्या करेंगे, मेनली रूप से उसको एसिटामिनोफेन देंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो रहा है, फीवर की वजह से, तो उसको ट्रीट करना जरूरी है। जैसे ही फीवर ट्रीट होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपने आप धीरे धीरे सीजर्स क्या हो जाएगा, वापस से ठीक हो जाता है। और नेक्स्ट रखेंगे उसको टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए कूल वाश क्लॉथ प्लेस करेंगे बेबी के फोरहेड पे, यानी उसके माथे के ऊपर या सर के ऊपर और नेक के ऊपर, ताकि बॉडी का टेम्परेचर वो रिड्यूस हो जाए और ये कंडीशन ट्रीट हो पाए। फैक्ट की बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इट यूजुअली रिसोल्व देमसेल्फ, ये क्या खुद ही रिसोल्व हो जाता है, बट अपने को ये मेन रूप से 2 ट्रीटमेंट अपनाने पड़ते हैं कि टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ता है कैसे करके, या तो एसिटामिनोफेन दे दो या फिर कुछ कूल वाश क्लॉथ पहना दो या फिर गीला कपड़ा करके उसके माथे पर रख दो, ताकि टेम्परेचर कम हो जाए और अपने आप ठीक हो जाता है। तो ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जैसे टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा ये अपने आप वापस से रिकवर हो जाता है। ओके, अब हम बात करने वाले कॉमन साइन सिम्टम्स की। ये तो हो देख लिया हमने कि कौन कौन से टाइप के हिसाब से, सीजर के हिसाब से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बट जैसे ही सीजर आते हैं तो कॉमन सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं कंप्लीट सीजर के अंदर, चाहे कोई से भी टाइप का हो, तो कॉमन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे।
तो अर्ली स्टेज की बात कर लेते हैं, यानी कि एक्यूट स्टेज में, जैसे कि अभी सीज़र आए हैं, क्रोनिक स्टेज में नहीं हुए, शॉर्ट टाइम के लिए अभी स्टार्ट ही हुआ है सीज़र आना, तो कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं? न्यूबॉर्न के अंदर देखने को मिलेगा वो इनवॉलेंट्री स्विमिंग कर रहा होगा, ऐसे मुंह चला रहा होगा, जैसे कुछ वो चबा रहा हो इस टाइप से, और अपने लिप्स को स्मैक कर रहा होगा, लिप्स को दांतों से नीचे काट रहा होगा इस टाइप से, और लिम्प टू सेट पीरियड, और थोड़े टाइम के लिए क्या होगा, लो एनर्जाइज हो जाएगा, उसके मूवमेंट नहीं हो पाएंगे अच्छी तरीके से बॉडी के अंदर। तो इस टाइप का सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एक्यूट स्टेज में एक न्यूबॉर्न के अंदर अगर सीजर आता है तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चाइल्ड के अंदर क्या देखने को मिलेगा। चाइल्ड बिकम अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, अचानक से उसे कुछ याद नहीं रहता, अनरेस्पॉन्सिवनेस शो करता है। और नेक्स्ट देखो इनवॉलेंट्री मसल ट्विचिंग, और इनवॉलेंट्री अपने आप क्या होगी, मसल्स ट्विचिंग होने लगती है कंप्लीट बॉडी की। तो ये मेन 3 सिम्टम देखने को मिलते हैं एक्यूट स्टेज के अंदर। अगर मान लो सीजर अभी स्टार्ट ही हुआ है, अगर ये क्रोनिक स्टेज में चला गया, लॉन्ग टर्म तक चलता ही जा रहा है सीजर, तो और कौन से सिम्टम्स शो करेगा एक चाइल्ड, उसकी बात करें। और फर्स्ट करेगा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कंप्लीटली रूप से कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी। एंड नेक्स्ट वन फॉलिंग टू फ्लोर, और उसके बाद जैसे कॉन्शियसनेस लॉस होगी तो क्या होगा, वो फ्लोर पे गिर जाएगा, संभल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। जर्की मूवमेंट देखने को मिलते हैं क्योंकि एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने की वजह से लेग्स और आर्म्स के अंदर या हैंड्स के अंदर। और मसल्स ट्विचिंग हो जाएंगी मसल स्टोन बढ़ने के कारण। एंड बॉल ब्लैडर कंट्रोल लूज हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे नर्व इम्पल्स से पहुँच नहीं पा रहे, सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहे मसल्स का, तो उनके जो स्पिंक्टर हैं वो लूज हो जाते हैं और बॉल ब्लैडर अनकंट्रोल हो जाते हैं, अपने आप बॉल वगैरह या ब्लड यूरिन वगैरह पास आउट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें, ब्रीथिंग प्रॉब्लम या स्टॉपिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है क्योंकि ब्रेन क्या हो गया, अफेक्ट हो गया और एबनॉर्मल नर्व कंडक्शन हो रहा है, तो सही तरीके से ब्रीथिंग मैकेनिज्म भी मेंटेन नहीं हो पाएगा और ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है या एब्सेंट भी हो सकता है ब्रीथिंग। अब बात करें कि डायग्नोस्टिक इवालुएशन की, किसी को सीजर हो चुका है तो अपन इवालुएट कैसे कर पाएंगे कि कौन से टाइप का है। फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री कलेक्शन से तो कर ही सकते हैं, बट कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस कैसे करेंगे उसके बात करें। ब्लड टेस्ट करते हैं मेनली रूप से फेब्राइल सीजर देखने के लिए, क्योंकि ये किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, और इन्फेक्शन की वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और सीजर क्रिएट होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फेब्राइल सीजर बोलते हैं। तो फेब्राइल सीजर को इंडिकेट किससे डिटेक्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट से आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक की बात कर लेते हैं, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इसमें क्या होता है, ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की स्टडी करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं स्कल के ऊपर, उसके बाद जो मॉनिटर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प टू डिटेक्ट पेटिट माल सीजर, ये पेटिट माल सीजर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है क्योंकि पेटिट माल सीजर के अंदर क्या होता है, एब्सेंसीज होता है, सीजर की कुछ नॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पता नहीं चलता है सीजर आ चुके हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ईईजी करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करते हैं। ओके, थर्ड डायग्नोस्टिक की बात कर लेते हैं, सीटी स्कैन करेंगे और एमआरआई, ताकि कोई भी इन्फ्लामेशन हो चुकी है, कोई भी इन्फ्लामेटरी डिजीज तो नहीं हुई ब्रेन की, उनको डिटेक्ट करने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट डायग्नोसिस करेंगे सीएसएफ एग्जामिनेशन, ताकि जो इन्फेक्शियस ब्रेन डिजीज है, ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं हो चुका है, उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। क्रेनियल प्रेशर वगैरह बढ़ा हुआ तो नहीं है, इन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सीएसएफ का एग्जामिनेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेन की ट्रीटमेंट क्या करेंगे, किसी को सीजर आ चुका है तो अब एज ए हेल्थ केयर वर्कर अपन उनको कौन कौन से ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं होम मैनेजमेंट ड्यूरिंग सीजर। होम मैनेजमेंट या ऐसा थोड़ी है कि हॉस्पिटल में होता है बेबी तभी सीजर आए, अगर घर पे है तो अगर सीजर आ गए तो होम मैनेजमेंट क्या परफॉर्म करने उसकी बात करें, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल पे तो पहुँचा नहीं सकते, तो सबसे पहले होम मैनेजमेंट करना ही ज़रूरी है। तो पहले जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट हैं बेबी के चारों ओर, उनको हटा देंगे, और जो भी उसके हाथ में मान लो उसने कुछ खिलौना वगैरह पकड़ रखा है, ले रखा है, या कुछ ऐसी चीज़ पहन रखी है हाथ में, कड़े वगैरह लोके या फिर अंगूठी वगैरह रिंग विंग, तो उनको निकाल देंगे ताकि वो अपने आप को इंजरी ना पहुंचा ले। ओके, फर्स्ट एक्शन ये परफॉर्म करना है। एंड देन उसके बाद क्या करें, उसकी क्लोथिंग वगैरह को क्या है लूज कर देंगे, मेनली रूप से जो नेक के अराउंड होती है, क्योंकि ब्रीथिंग या डिस्टर्बेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो क्या करेंगे उसके क्लोथिंग वगैरह को लूज कर देंगे ताकि आसानी से वो ब्रीथिंग कर पाए और अनकॉन्शियस ना हो। एंड थर्ड वन बात कर लेते हैं, प्रॉपरली ब्रीथिंग को चेक करेंगे कि बेबी प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं भी कर पा रहा है। उसके बाद जो मेन एक्शन होगा उसके बाद हम इमरजेंसी कॉल करते हैं हॉस्पिटल में या एम्बुलेंस को, ठीक है। एंड उसके बाद जो एक्शन परफॉर्म करना है, उसको बेबी को होल्ड वगैरह नहीं करना है, ऐसा नहीं कि बेबी बार बार मूवमेंट करे तो हम उसको ज़बरदस्ती उसको पकड़ रहे हैं, उसके मूवमेंट रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, उसके मसल्स वगैरह डैमेज हो सकती है, मसल्स वगैरह
रप्चर हो सकती हैं, बोन वगैरह फ्रैक्चर भी हो सकती हैं, तो उसको होल्ड नहीं करना है, जो भी चल रहा है चलते रहने देना है, बस उसको थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करना है, वो अपने आप को इंजरी ना पहुंचा ले, और कंप्लीटिंग होने का इंतज़ार करते हैं जब तक कंप्लीट ना हो जाए सीजर। उसके बाद सॉफ्ट सरफेस पे प्लेस कर देना चाहिए, ताकि वो ऐसे ऊपर जर्किंग मूवमेंट हो तो ऐसे हाथ ऊपर नीचे करे तो वो हार्ड सरफेस के अगर वो ऐसे हार्ड टच करेगा तो डैमेज हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए सॉफ्ट सरफेस पे प्लेस कर देना चाहिए चाइल्ड को। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। चाइल्ड को स्टोमक के मतलब कि प्रोन पोजीशन में प्लेस करते हैं, क्योंकि चोकिंग के चांसेस होते हैं, यानी कि एबनॉर्मल सैलाइवेशन वगैरह सीक्रेशन होने लगते हैं, तो चांसेस होते हैं कि वो सैलाइवा वगैरह को एस्पायरेट कर जाए या कोई ऑब्जेक्ट निगल जाए और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाए, तो चोकिंग से प्रिवेंट करने के लिए स्टोमक के ऊपर लेटा देते हैं, यानी कि प्रोन पोजीशन में बेबी को प्लेस करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सीजर कंप्लीट हो चुके हैं और सीजर कंप्लीट होने के बाद क्या मैनेजमेंट करना है। सीजर आ लिए और स्टॉप हो चुके हैं, उसके बाद क्या मैनेजमेंट अपने को परफॉर्म करना है। आफ्टर सीजर रोल द चाइल्ड, उसके बाद उसको सुपाइन पोजीशन के अंदर लेके आएंगे और ब्रीथिंग के लिए ऑब्जर्व करेंगे। अगर ब्रीथिंग एब्सेंट है तो क्या करेंगे, सीपीआर प्रोवाइड करना है, ताकि जल्दी से जल्दी उसको रिकवर कर सके, उसकी जान बचा सकें। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट परफॉर्म करना है, उसको फीडिंग वगैरह लिक्विड वगैरह कोई भी ओरल मेडिकेशन वगैरह नहीं देनी जस्ट आफ्टर सीजर, क्योंकि सीजर के बाद एस्पायरेशन के चांसेस हो जाते हैं, बेबी स्लीपी हो जाता है हाइपोक्सिया की कंडीशन के कारण, कॉन्शियसनेस लॉस होने के कारण, और एस्पायरेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए फीडिंग वगैरह उसको प्रोवाइड नहीं करनी जस्ट आफ्टर द सीजर। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट पे चलते हैं और स्टे विथ चाइल्ड अंटिल द फुल अवेक, जब तक कि वो कंप्लीटली रूप से कॉन्शियस ना हो जाए तब तक उसके पास ही रहना है, वरना वो अपने आप को वापस से, अगर रिकरेंट सीजर हुआ तो वापस से अपने आप को इंजरी पहुंचा लेगा और उसकी डेथ वगैरह भी हो सकती है। नेक्स्ट और मेन ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या परफॉर्म करना है, कौन कौन सी मेडिसिन देनी, तो एंटी सीजर मेडिकेशन देते हैं और इसका एग्जांपल है फिनोटोइन सोडियम। फिनोटोइन सोडियम क्या करता है, पेटिट माल सीजर को छोड़ के बाकी सभी जितने भी टाइप्स के सीजर हैं उनके लिए यूजफुल होता है। और पेटिट माल सीजर के लिए कौन सी मेडिसिन देते हैं उसकी बात करते हैं, तो पेटिट माल सीजर के लिए एक मेन मेडिकेशन आती है इथोक्सीमाइड नाम की एक मेडिकेशन आती है, वो देते हैं पेटिटमाल सीजर में। बाकी सब ऑल टाइप सीजर के लिए फिनोटोइन सोडियम इफेक्टिव होती है। साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, सोडियम अगर फिनोटोइन सोडियम दे रहे हैं तो अटैक्सिया हो सकता है, यानी कि इन मोमेंट शॉर्ट टाइम के लिए लॉस हो सकते हैं, इनवोलेंट्री मूवमेंट देखने को मिल सकता है बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिक एनीमिया हो सकता है, यानी कि विटामिन B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, और गम हाइपरप्लेजिया, जो गम्स होते हैं मसूड़े होते हैं उनके अंदर हाइपरप्लेजिया हो सकता है, और ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। नोजिया वोमिटिंग, अगर इस टाइप के सब कुछ देखने को मिला है तो अपने को जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्टॉप करना है, और जो भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं उनसे रिलेटेड केयर प्रोवाइड करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, कार्बामेज़ापाइन। और कार्बामेज़ापाइन क्या करती है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है सीजर के लिए। अगर बात करें कि सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस की, तो दैट इज़ द कार्बामेज़ापाइन। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इन्फेंट, अगर इन्फेंट के अंदर सीजर आए तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, फिनोबार्बिटोन। और अडल्ट के लिए या अडल्ट या चाइल्ड के लिए कार्बामेज़ापिन। ओके, तो ये हो गया मैनेजमेंट इसका, और आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।